शुरुआत उस खबर से जिसने सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने हो हंगामे के बाद जब नीट री एग्जाम को लेकर पुख्ता तैयारी के दावे किए गए तो लगा शायद इस बार की परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, पर सॉल्वर गैंग की सेंधमारी इस हाई सिक्योरिटी से नहीं रुक पाई। लखीसराय से सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य गिरफ्तार हुए, जबकि मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीट री एग्जाम में बड़ी साजिश, सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का खुलासा। सॉल्वर गैंग की साजिशों का अंत नहीं। नीट एग्जाम में भारी फजीहत होने के बाद 21 जून को री एग्जाम में अभूतपूर्व तैयारी की गई थी। इंतजाम ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, लेकिन बिहार में सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफिया ने इस एग्जाम में भी सेंधमारी की पूरी साजिश रची थी। लखीसराय में नीट री एग्जाम के दौरान पुलिस ने मुन्ना भाई और सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का खुलासा किया। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सेंटर से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 फर्जी अभ्यर्थी, 2 सेटर और 18 बायोमेट्रिक टीम के स्टाफ शामिल हैं। इन लोगों ने असली परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वर बिठाकर परीक्षा दिलाने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अर्पित राज आपके सेटर में आएंगे, जिन्होंने सेट करने की कोशिश की। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक अर्पित राज है और एक रंजीत कुमार है, जो BMIMS पावापुरी के 4थे वर्ष के छात्र हैं मेडिकल के। बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में कोई परीक्षा सेफ क्यों नहीं है? क्या बिहार में परीक्षा में सेटिंग एक बड़ा बिजनेस बन गया है? बिहार में कोई भी एग्जाम हो, सॉल्वर गैंग साजिश में क्यों सफल हो जाते हैं? सॉल्वर गैंग की साजिश का पता देर से कैसे चलता है? क्या सॉल्वर गैंग ही बिहार की असलियत है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो नीट री एग्जाम में सॉल्वर गैंग की इस सेंधमारी को आप समझिए और पूरी खबर विस्तार से आपको समझाते हैं। लेकिन नीट में सॉल्वर गैंग की पूरी साजिश थी और इस साजिश को कैसे अंजाम दिया जा रहा था, कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस एग्जाम को पहले रद्द किया गया था, 12 मई को पेपर रद्द करना पड़ा था। 21 जून को दोबारा ये परीक्षा ली गई। पिछली बार पेपर लीक होने के कारण हुई किरकिरी के बाद सिस्टम में कहीं से भी सेंधमारी नहीं हो, इसको लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए और दावा यह किया गया कि इस बार की परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अब तक के हिसाब से पेपर तो पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन सॉल्वर गैंग के और परीक्षा माफिया सेंधमारी में कामयाब हो गए, जिसका खुलासा लखीसराय से हुआ है। यहां एक दो नहीं बल्कि कई सेंटर से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 2 सेटर और 18 बायोमेट्रिक टीम के स्टाफ और एक असली छात्र भी इसमें शामिल है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सॉल्वर गैंग ने आखिर कैसे इस सेंधमारी को अंजाम दिया। तो सेंटर में बायोमेट्रिक की टीम ने खेल किया। डमी कैंडिडेट को फर्जी तरीके से प्रवेश दिलाया गया। डमी कैंडिडेट के फर्जी आधार कार्ड भी बनाए गए। मयंक कश्यप फर्जी बायोमेट्रिक स्टाफ बना। मयंक PMCH में MBBS 4th ईयर का छात्र है। अर्पित राज और रंजीत कुमार दोनों इसमें सेटर थे। संगठित नेटवर्क का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंधमारी का शक है। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम भी बताते हैं जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है। वास्तविक छात्र संजीत कुमार की जगह मंतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था, जो न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में MBBS के 4थे वर्ष का छात्र है, जबकि प्रभात अमन की जगह ANMMCH गयाजी के MBBS 4थे साल का छात्र विवेक कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। ऐसे ही शुभम कुमार वर्मा की जगह हिमांशु कुमार, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना का 1st ईयर का छात्र है, वो एग्जाम देने पहुंचा था। ईशान सिंह की जगह सौरभ जीझा, जो रायबरेली एम्स का MBBS 4थे साल का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। जबकि मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी, अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल,
निरंजन की जगह रोशन कुमार, नंदनी राज की जगह चंचल कुमारी और राहुल कुमार प्रिंस की जगह जितेंद्र कुमार, जो पटना एनएमसीएच का छात्र है, ये परीक्षा देने पहुंचा था। इन सब की गिरफ्तारी की गई है। अब नीट छात्रों ने शॉर्टकट में डॉक्टर बनने के लिए सॉल्वर गैंग से डील कैसे की थी और इसके लिए कितनी मोटी रकम चुकानी पड़ी, ये सब कुछ आप जान लीजिए। तो लखीसराय पुलिस ने खुलासा किया है कि छात्रों ने इन छात्रों के साथ 8 से 10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की डील की थी, जिसके लिए 25,000 रुपए उससे ज्यादा एडवांस में दिए गए थे, जबकि बाकी के पैसे परीक्षा के बाद इंस्टॉलमेंट में छात्रों को देने थे। और अब आप समझिए कि इस पूरे खेल का खुलासा कैसे हुआ। तो लखीसराय के हसनपुर से खेल की शुरुआत होती है। हसनपुर +2 स्कूल पर गड़बड़ी की जानकारी मिली। परीक्षा के 2 घंटे पहले धांधली का पता चला। हरकत में प्रशासन आया, कंट्रोल रूम से निगरानी शुरू हुई। केंद्रीय विद्यालय के आरके स्कूल में भी एक्शन हुआ। कई अन्य परीक्षा सेंटर पर पुलिस की टीम पहुंची और साजिश में शामिल कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया। रिमांड पर सेटर से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल सभी का सीज कर लिया गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। आरा में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरा, शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। यह केस भरत की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है और अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भरत की मौत मामले में हत्या का केस। मां की शिकायत पर 7वें दिन मामला दर्ज। हमारे का अधिकार के दिया पुलिस के। एसडीपीओ एसएचओ पर हत्या का आरोप। सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। आरा में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक भरत की मां की शिकायत शाहपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में आरा, शाहपुर एसडीपीओ, शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ, अन्य पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। सरकार इस मामले में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो गई है और आज मृतक की माताजी की शिकायत पे एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिहार में सिर्फ एक नियम है, सच ही रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं हत्या का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष का प्रहार और भी तेज हो गया है। पिछले 7 महीने में जो 29 एनकाउंटर्स हुए, बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और एनएचआरसी की गाइडलाइंस जो है उसको भी ताक पर रख करके एनकाउंटर किया है। इसकी भी जांच जो है सरकार करवाए। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि आज बिहार पुलिस की वर्दी पर जो दाग लगा है वो सरकार कैसे उसको बचाती है। बिहार पुलिस अपने दामन पर लगे दाग को कैसे धोती है। भरत की मौत हत्या थी या आत्मरक्षा में हुआ एनकाउंटर, इसकी जांच के लिए सरकार ने पहले ही रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए थे। इस बीच हत्या के आरोप में हुई एफआईआर ने इस मुद्दे को और भी संजीदा बना दिया है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां के आरोप पर अब शिकायत दर्ज कर ली गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आप पूरी खबर समझिए। भरत की मौत के मामले में पुलिस पर हत्या के आरोप को समझिए। तो देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भरत की मां ने इस मामले में अब शाहपुर थाने में हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है और अब ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि आखिर एफआईआर में लिखा क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। एफआईआर में भरत की मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि 17 जून को सुबह 8 बजे शाहपुर पुलिस बिलौटी गांव आई। भरत तिवारी को जवनिया गांव ले जाने को कहा, बाढ़ पीड़ितों के पास ले जाने को कहा गया। इस दौरान भरत लगातार फेसबुक लाइव पर था। फेसबुक लाइव पर ही हथियार सरेंडर भी उसने कर दिया। हथियार डालने के बाद पुलिस ने भरत को धक्का मारा। धक्का मारते ही भरत को गड्ढे में गिरा दिया। जगदीशपुर एसडीपीओ के कहने पर भरत पर 5 राउंड की फायरिंग की गई।
शाहपुर SHO समेत अन्य पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। भरत के पिता को दिन भर थाने में बिठाकर रखा गया। शाम को पुलिस ने भरत के मौत की जानकारी दी। अब आप खबर तो समझिए। एडीजी ने पहले ही पुलिस की गलती स्वीकार कर ली है, जिसमें एडीजी ने कहा कि हैंडल करने में गलती हो गई। अब पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस महकमा इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों की मांग थी कि हत्या का मुकदमा चले। पीड़ित परिवार की मांग पर पुलिस ने एक्शन लिया। भरत की मौत के 6 दिन बाद हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस अपने महकमे के लोगों पर किस तरह एक्शन लेगी, कोर्ट में इस मामले में कैसी कार्रवाई होगी, ये सब कुछ देखना होगा और ये बड़े सवाल हैं। सवाल ये भी और सबकी नजर जो है अब मामले की जांच पर टिकी हुई है कि आखिर कब इस पर जांच होती है और क्या खुलासे होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग की घटना के बाद अब पटना में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में अग्निशमन विभाग की टीम बोरिंग रोड स्थित खान कोचिंग पहुंची, जहां जांच के दौरान कई सुरक्षा खामियां सामने आई हैं, जिसके लिए उन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कहते हैं कि जब घर में आग लगती है तब कुआं खोदा जाता है। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग के बाद आखिरकार बिहार का प्रशासन भी गहरी नींद से जाग गया है। हादसे ने सिस्टम को ऐसा झकझोरा कि अब पटना में छात्रों की सुरक्षा को लेकर आनन फानन में दौड़ भाग शुरू हो चुकी है। पटना के सबसे बड़े एजुकेशन हब बोरिंग रोड पर फायर ब्रिगेड की टीम अचानक सुरक्षा जांच के लिए पहुंच गई। टीम सबसे पहले चर्चित खान कोचिंग संस्थान पर धमक पड़ी, जिससे कोचिंग सेंटर में हड़कंप मच गया। हजारों छात्रों की भीड़ वाले इस खान कोचिंग सेंटर में जब अग्निशमन विभाग ने अंदर जाकर बारीकी से जांच की तो सुरक्षा को लेकर कई बड़ी लापरवाही और कमियां पाई गई। आपातकालीन स्थिति में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के पुख्ता इंतजाम मौके पर नदारद दिखे। तो जो आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हम लोग यहाँ भी नहीं पाए हैं। जो सीढ़ी है भी एग्जिस्टिंग, वो सीढ़ी एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हम लोग पाए हैं। मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम जैसे फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्शन होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे अभी तक नहीं पा पाए हैं। इन कमियों को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने जरा भी ढिलाई नहीं दिखाई और संस्थान को ऑन द स्पॉट अल्टीमेटम दे डाला कि सिर्फ 10 दिन के भीतर आग से सुरक्षा के सभी मानकों को हर हाल में दुरुस्त कर लिया जाए। अगर 10 दिनों के अंदर सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं पाए गए तो संस्थान को फौरन सील कर बंद कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लखनऊ में लगी आग और पटना में प्रशासन अब एक्शन में आ चुका है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, फैजल खान के कोचिंग सेंटर की जांच आज की गई, जिसके तहत बताया जा रहा है कि पटना के बोरिंग रोड स्थित खान GS कोचिंग की जांच हुई है। यानी पुलिस की टीम आज खान GS कोचिंग सेंटर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की है। अब इस जांच के दौरान कई खामियां हैं जो पाई गई। वो खामियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। तो फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिला है, फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं था, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम भी वहां मौजूद नहीं थे, फायर डिटेक्टर जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी। अब सवाल है, इस लापरवाही के सामने आने के बाद अग्निशमन विभाग ने क्या किया। तो बता दें कि कोचिंग को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। अग्निशमन विभाग ने दोबारा निरीक्षण की बात भी कही है। कमियां तय समय में नहीं सुधारी गई तो आगे सख्त कार्रवाई होगी। सेंटर बंद करने की सिफारिश भी हो सकती है। 10 दिन बाद फिर से खान सर के कोचिंग की जांच की जाएगी। अब आप ये समझिए कि नोटिस मिलने का मतलब क्या है। तो नोटिस मिलने का मतलब है कि तुरंत सील नहीं होगा। ये संस्थान को सुधार करने का मौका देने वाली कानूनी प्रक्रिया है। समय रहते सुधार हो जाए तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर नियमों की अनदेखी जारी रहती है तो कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस, संचालन या भवन उपयोग पर कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल ये कि फैजल खान के कोचिंग पर अचानक इतनी सख्ती क्यों?
तो लखनऊ में अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट है। अलीगंज के एनिमेशन संस्थान में आग लगी थी। 15 लोगों की मौत के बाद सवाल उठे थे। फायर सेफ्टी की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ था। लखनऊ अग्निकांड के बाद पटना में भी एक्शन में प्रशासन दिख रही है और इसी के तहत फैजल खान के कोचिंग पर भी कार्रवाई की गई, जिसके तहत कई खामियां पाने के बाद नोटिस भेजा गया है।